students, welcome back to our Kshitij batch for IIT JAM 2023. This is your educator Vaishali and we are back with the series Important Concepts through PYQs. इस लेक्चर में हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो हैं म्यूटेशंस और सेकेंड टॉपिक है पैथोजेनिक माइक्रोब्स. पैथोजेनिक माइक्रोब्स के बारे में बात करें तो ये मैच द फॉलोइंग में बहुत बार पूछा गया है. तो इस लेक्चर में आपको वो सभी लिस्ट ऑफ टेबल्स देखने को मिलेंगी जो इम्पॉर्टेंट माइक्रोब्स हैं और वो कौन से डिसीज कॉज करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं पहले म्यूटेशन से. सो व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन होता क्या है? कोई भी ऐसा चेंज जो आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन में होगा और नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो सकता है उसे बोलते हैं म्यूटेशन. दैट इज any heritable change in genetic information. कोई भी चेंज, स्पेसिफिकली वो चेंज जो आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन में हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल में हो रहा है और नेक्स्ट जनरेशन में उसे पास ऑन किया जा सकता है, हेरिटेबल है, पास ऑन किया जा सकता है, उसे बोलते हैं म्यूटेशंस. करेक्ट. तो जब हम म्यूटेशंस की बात करते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस हैं. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस. सबसे पहले डिस्कस करें तो अगर हम कॉज देखें कि कैसे आपका म्यूटेशन हो रहा है उसके बेसिस पे हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस हैं. पहले है हमारे पास स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस एंड दूसरा है हमारे पास इंड्यूस्ड म्यूटेशंस. अगर आपको स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस का मतलब पता है तो आपको समझ में आ जाएगा ये दोनों क्या हैं. स्पॉन्टेनियस मीन्स अपने आप हो रहा है, एक्सटर्नली हम कुछ यूज नहीं कर रहे, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. इंड्यूस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को असिस्ट करना. दैट इज हम कुछ प्रोवाइड करेंगे, कुछ ऐसे एजेंट्स को प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से ये इंड्यूस म्यूटेशंस होंगे. तो हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या है? द म्यूटेशंस विच अकर बाय देमसेल्व्स एंड डोंट नीड एनी एक्सटर्नल एजेंट. म्यूटेशंस दैट अकर बाय देमसेल्व्स and don't need any external agent. हम एक्सटर्नली कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, सेल के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये म्यूटेशंस हो रहे हैं. इंड्यूस मीन्स हम इंड्यूस कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा एजेंट दे रहे हैं जिसकी वजह से ये म्यूटेशन कॉज हो रहे हैं. दैट इज हम म्यूटाजेंस दे रहे हैं. अकर्स ड्यू टू म्यूटाजेंस. तो ये म्यूटेजन क्या है? म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स. म्यूटेजेंस क्या हैं आपके? म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स. तो म्यूटेशन दो टाइप के हो गए, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस. स्पॉन्टेनियस जो खुद हो रहे हैं, कोई एक्सटर्नल एजेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. इंड्यूस में वी आर प्रोवाइडिंग म्यूटाजेंस, दैट इज म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स. तो जब हम बात करते हैं
स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की, तो ये रेप्लिकेशन एरर की वजह से हो सकते हैं या फिर लेस इन्फॉर्मेशन हो सकता है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की अगर बात करें जब हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की बात करते हैं तो ये किस वजह से हो सकते हैं? ये रेप्लिकेशन एरर की वजह से हो सकता है या फिर लेस इन्फॉर्मेशन हो सकता है। एंड दूसरा रीजन हो सकता है लेस इन्फॉर्मेशन। जब रेप्लिकेशन एरर होता है उसकी वजह से म्यूटेशन जो है वो दो डिफरेंट टाइप हो सकती है। पॉइंट म्यूटेशन हो सकती है या फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो सकती है। इस केस में आपके पास होगी पॉइंट म्यूटेशन या फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो पॉइंट मतलब क्या हुआ? पॉइंट म्यूटेशन का मतलब हुआ एक स्पेसिफिक पॉइंट पर चेंज आएगा, एक स्पेसिफिक बेस चेंज हो जाएगा। रिपीट कर रही हूं, पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है एक स्पेसिफिक पॉइंट पर चेंज आ रहा है। क्या पॉइंट है? मतलब एक स्पेसिफिक बेस में चेंज आ रहा है। तो इस केस में जब हम बात करते हैं पॉइंट म्यूटेशन, इस केस में या तो होता है ट्रांजिशन या होता है ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन या फिर ट्रांसवर्जन। जब ट्रांजिशन की बात करोगे तो ट्रांजिशन का मतलब क्या है? प्यूरिन की जगह पे प्यूरिन आ जाएगा, पिरिमिडिन की जगह पे पिरिमिडिन ही आएगा। ट्रांजिशन मतलब प्यूरिन की जगह पर प्यूरिन ही आएगा और पिरिमिडिन की जगह पर पिरिमिडिन ही आएगा। ट्रांसवर्जन मतलब वर्जन ही चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्यूरिन की जगह पर पिरिमिडिन आ सकता है एंड पिरिमिडिन की जगह पर प्यूरिन आ सकता है। एक बार दोबारा से देखो क्या डिस्कस किया हमने। डिस्कस किया स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन अगर रेप्लिकेशन एरर की वजह से होता है तो दो डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है या फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो सकता है। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या है? एक स्पेसिफिक पॉइंट पर चेंज आ रहा है, एक स्पेसिफिक बेस पर चेंज आ रहा है। तो जब एक स्पेसिफिक बेस पर चेंज आ रहा है तो वो ट्रांजिशन हो सकता है, ट्रांसवर्जन हो सकता है। दोनों अच्छे से पता होना चाहिए ट्रांजिशन क्या है, ट्रांसवर्जन क्या है। ट्रांजिशन मीन्स प्यूरिन की जगह पर प्यूरिन ही आएगा, पिरिमिडिन की जगह पर पिरिमिडिन ही आएगा। ट्रांसवर्जन का मतलब है वर्जन चेंज कर देंगे। प्यूरिन की जगह पर पिरिमिडिन आ सकता है और पिरिमिडिन की जगह पर प्यूरिन आ सकता है। ये है आपके पॉइंट म्यूटेशन। जब बात करते हो फ्रेम शिफ्ट की, मतलब जो आपका रीडिंग फ्रेम है उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। बेसिस का इंसर्शन होगा या फिर डिलीशन होगा। यहाँ पर क्या हुआ है? पॉइंट म्यूटेशन पे चेंज आया है, कोई इंसर्शन नहीं है, कोई नया नाइट्रोजन बेस नहीं आया, कोई डिलीट नहीं हुआ है। लेकिन फ्रेम शिफ्ट के केस में इंसर्शन और डिलीशन होता है बेसिस का। Here we have insertion और deletion of bases। ये हैं आपके रेप्लिकेशन एरर की वजह से जो भी म्यूटेशंस होते हैं। जब हम बात करते हैं लेस इन्फॉर्मेशन की, लेस इन्फॉर्मेशन क्यों होता है? या तो डीएमिनेशन हो जाएगा, डीप्यूरिनेशन हो जाएगा, डीपिरिमिडेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से लेस इन्फॉर्मेशन होता है। Here you have deamination, depurination, डीपिरिमिडेशन।
तो जब हम बात करते हैं डीएमिनेशन की, डीप्यूरिनेशन समझ में आ रहा है, प्यूरिन जो है वो हट जाएगा, डीपिरिमिडेशन में पिरिमिडीन हट जाएगा, लेकिन डीएमिनेशन होगा तो क्या होगा? स्पेसिफिकली बात करूं डीएमिनेशन की, तो जब आपके एडिनिन का डीएमिनेशन होता है, एडिनिन का डीएमिनेशन होता है, उससे बनता है आपका हाइपोजेंथिन। जब आपके साइटोसिन का डीएमिनेशन होता है, जब आपके साइटोसिन का डीएमिनेशन होता है तो वो बनता है यूरेसिल। एंड प्लीज ये याद रख लेना, एडिनिन के डीएमिनेशन से बनता है हाइपोजेंथिन और साइटोसिन के डीएमिनेशन से बनता है यूरेसिल। ये इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। हमने क्या डिस्कस किया है इस पूरी स्लाइड में? हमने इसमें पूरी स्लाइड में डिस्कस किया है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस, जो किसकी वजह से हो रहे हैं? रेप्लिकेशन एरर की वजह से हो रहा है या फिर लेजिन फॉर्मेशन हो रहा है। रेप्लिकेशन एरर जब होता है तो वो पॉइंट म्यूटेशन की फॉर्म में होगा या फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की फॉर्म में होगा। पॉइंट म्यूटेशन मीन्स एक स्पेसिफिक बेस में चेंज आ रहा है, एक स्पेसिफिक पोजीशन पर चेंज आ रहा है, तो वो हो सकता है ट्रांजिशन या फिर ट्रांसवर्शन। ट्रांजिशन मीन्स प्यूरिन के लिए प्यूरिन, पिरिमिडीन के लिए पिरिमिडीन का एक्सचेंज होता है। ट्रांसवर्जन मीन्स आप वर्जन चेंज कर रहे हो, आप टाइप ही चेंज कर रहे हो। प्यूरिन की जगह पे पिरिमिडीन आएगा, पिरिमिडीन की जगह पे प्यूरिन आएगा, करेक्ट। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मीन्स एंटायर रीडिंग फ्रेम चेंज कर रहे हैं हम अपना जेनेटिक मटेरियल का। तो ये किस वजह से होता है? इंसर्शन और डिलीशन ऑफ बेसिस, या तो एक नया बेस ऐड हो जाएगा या फिर एक बेस जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो जब हम लेजिन फॉर्मेशन की बात करते हैं क्या होता है? या तो डीएमिनेशन होता है, डीप्यूरिनेशन होता है, डीपिरिमिडेशन होता है। जब एडेनिन का डीएमिनेशन होता है तो वो हाइपोजेंथिन फॉर्म करता है, साइटोसिन का डीएमिनेशन होता है तो वो यूरेसिल फॉर्म करता है। ये पूरा है आपका स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। अब हमने डिस्कस किया इंड्यूस म्यूटेशंस जो हमें म्यूटेजेंस की हेल्प से होते हैं, दैट इज म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स की हेल्प से होते हैं। तो जब हम बात करते हैं म्यूटेजेंस की, इंड्यूस्ड म्यूटेशंस जो स्पेसिफिकली होते हैं आपके म्यूटेजेंस की वजह से, तो जब आप म्यूटेजेंस की बात करते हो तो वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, या तो फिजिकल होंगे या केमिकल होंगे। फिजिकल म्यूटेशंस एंड here you have your chemical mutations, mutagens, sorry, physical mutagens। अगर मैं फिजिकल म्यूटेजेंस की बात करूं तो इसमें हमारे पास हैं रेडिएशंस। फिजिकल म्यूटेजेंस में हमारे पास हैं रेडिएशंस, एंड ये रेडिएशंस आपकी हो सकती हैं आयनाइजिंग रेडिएशंस या फिर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। तो म्यूटेजेंस का टाइप है फिजिकल म्यूटेजेंस, जो होती है हमारी रेडिएशन, जो हो सकती है आयनाइजिंग रेडिएशन या फिर नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। जब आप बात करते हो केमिकल म्यूटेजेंस, उसमें 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक है आपके बेस एनालॉग्स, एक है आपके बेस मॉडिफायर्स, एंड एक है आपके इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। केमिकल म्यूटेजेंस की बात करें तो उसमें 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। बेस एनालॉग नाम बता रहे हैं, दे हैव अ स्ट्रक्चर
सिमिलर टू बेस, इनका स्ट्रक्चर सेम होता है बेस की तरह। बेस मॉडिफायर बेस को चेंज करेंगे, इंटरकैलेटिंग एजेंट मीन्स बेसिस के बीच में आके सेटल होते हैं। रिपीट कर रही हूँ, इंटरकैलेटिंग मतलब इंटर मीन्स बीच में, तो ये आपके बेसिस में जाके बीच में जाके इंसर्ट हो जाते हैं। बेस एनालॉग बेसिस से सिमिलर स्ट्रक्चर वाले होते हैं, मॉडिफायर्स जो हैं आपके बेसिस को चेंज कर देते हैं। अगर हम बात करें बेस एनालॉग की तो उसका एग्जांपल है 5-ब्रोमोयूरेसिल। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है 5-ब्रोमोयूरेसिल। और अगर बात करते हैं बेस मॉडिफायर की तो इसमें हो सकते हैं एल्केलाइटिंग एजेंट्स, एंड जब हम बात करते हैं इंटरकैलेटिंग एजेंट्स की तो उसका एग्जाम्पल है आपका ETBR। एंड तीनों एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज अच्छे से याद रखना। केमिकल म्यूटाजेंट्स में 3 कैटेगरीज हैं, बेस एनालॉग जिसका एग्जाम्पल है 5-ब्रोमोयूरेसिल। एनालॉग्स का मतलब क्या है, बेसिस से सिमिलर स्ट्रक्चर रखने वाले। बेस मॉडिफायर्स आपके बेसिस को चेंज कर देंगे, एग्जाम्पल एल्काइलेटिंग एजेंट्स। और इंटरकैलेटिंग एजेंट्स मीन्स आपके बेसिस के बीच में जाके सेटल होते हैं, जैसे ETBR। तो यहाँ तक हमने जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट कॉजेज क्या है म्यूटेशंस के। स्टार्ट हमने किया कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉज कैसे हो रहे हैं म्यूटेशन, तो हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप हैं, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस वो म्यूटेशंस हैं जो अपने आप हो जाते हैं, हम कोई एक्सटर्नल एजेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। इंड्यूस मीन्स हम म्यूटाजेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जब बात करते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की, वो होते हैं रेप्लिकेशन एरर की वजह से या फिर लेजन फॉर्मेशन की वजह से। रेप्लिकेशन एरर का रिजल्ट है पॉइंट म्यूटेशन या फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब एक स्पेसिफिक पोजीशन पर चेंज आना, फ्रेम शिफ्ट का मतलब है पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज होना। और क्यों होता है फ्रेम शिफ्ट, इंसर्शन और डिलीशन की वजह से। ये भी प्लीज याद रखना, फ्रेम शिफ्ट तभी होगा जब इंसर्शन या डिलीशन होगा। और लेस इन्फॉर्मेशन होता है डीएमिनेशन की वजह से, प्यूरिनेशन की वजह से, डीपिरिमिडेशन की वजह से। जब आप बात करते हो इंड्यूस म्यूटेशंस की, वो होते हैं म्यूटाजेंस की वजह से। और म्यूटाजेंस क्या हो सकते हैं, फिजिकल म्यूटाजेंस हो सकते हैं या फिर केमिकल म्यूटाजेंस हो सकते हैं। फिजिकल म्यूटाजेंस में रेडिएशंस हैं विच कुड बी आयनाइजिंग रेडिएशंस और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। और केमिकल में आपके पास है बेस एनालॉग, बेस मॉडिफायर्स, इंटरकैलेटिंग एजेंट। एग्जाम्पल जहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो इम्पॉर्टेंट है इसलिए लिखा गया है, तो प्लीज़ याद रखना। अब तो बात हो गई कॉज हो गए, अब इफेक्ट्स क्या होते हैं, कोई भी म्यूटेशन का रिजल्ट क्या है, उसके बेसिस पे हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशंस की बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस हैं। दैट इज, एक है हमारे पास साइलेंट म्यूटेशन, न्यूट्रल म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन, एंड फाइनली हमारे पास है नॉनसेंस म्यूटेशन। ये किस बेसिस पे है कि आपकी म्यूटेशन का रिजल्ट क्या है, क्या इफेक्ट आ रहा है प्रोटीन सिंथेसिस पर, प्रोटीन सिंथेसिस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, उसके बेसिस पे हमारे पास ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस हैं। सबसे पहले डिस्कस करें साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट का मतलब क्या है, चुप, मतलब ऐसी म्यूटेशन जिसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है प्रोटीन सिंथेसिस पर या फिर प्रोटीन पर। नो इफेक्ट ऑन प्रोटीन नेचर और स्ट्रक्चर। करेक्ट, साइलेंट है, चुप म्यूटेशन है,
पता भी नहीं चल रहा कि म्यूटेशन हो चुकी है। क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि प्रोटीन पर कोई इफेक्ट दिख ही नहीं रहा। हम तो प्रोटीन स्टडी करेंगे ना, तो अगर प्रोटीन में कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा तो हमें पता है कि हमारी म्यूटेशन साइलेंट म्यूटेशन है। प्लीज याद रखना, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं कि बताओ अगर ये इफेक्ट है कि कोई चेंज नहीं आ रहा है कि प्रोटीन में, तो कौन सी म्यूटेशन है? दैट इज साइलेंट म्यूटेशन। न्यूट्रल मीन्स, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? बराबर, मतलब एक ऐसा चेंज आएगा जो एक्चुअली में कोई चेंज नहीं ला रहा है। दैट इज अगर रिलेटेड अमाइनो एसिड is inserted, so no change in protein nature. देखो, अब मैंने आपको बोला कि साइलेंट में भी प्रोटीन नेचर पे कोई चेंज नहीं आ रहा और न्यूट्रल में भी नहीं चेंज आ रहा, तो आप डिफरेंस कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो, साइलेंट म्यूटेशन जब होती है सेम अमाइनो एसिड इंसर्ट होता है। आपको पता है कुछ कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनके पास एक से ज़्यादा कोडोन है, करेक्ट? एक से ज़्यादा कोडोन कुछ अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका कोडोन था XYZ, ठीक है, जो प्रोटीन कोड जो अमाइनो एसिड को कोड कर रहा था, अमाइनो एसिड 1 को कोड कर रहा था। म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से आया XYY, लेकिन XYY भी अमाइनो एसिड 1 को ही कोड कर रहा है, तो ये म्यूटेशन कौन सी हुई? साइलेंट म्यूटेशन। मतलब सेम अमाइनो एसिड आ गया, चेंज आने के बाद भी सेम अमाइनो एसिड ही इंसर्ट हो रहा है, इसलिए ये म्यूटेशन साइलेंट है। लेकिन अगर हम न्यूट्रल में देखें तो रिलेटेड अमाइनो एसिड, फॉर एग्जाम्पल XYZ कोड कर रहा था एक बेसिक अमाइनो एसिड को, करेक्ट? अब जब कोड चेंज हुआ XY, म्यूटेशन की वजह से जब कोडोन बन गया XYY, फिर भी बेसिक अमाइनो एसिड आ रहा है। अमाइनो एसिड तो चेंज हो गया लेकिन नेचर क्या था? बेसिक ही रहा, तो ये है आपकी न्यूट्रल म्यूटेशन। रिलेटेड अमाइनो एसिड, मिलता जुलता अमाइनो एसिड इंसर्ट हो जाएगा, तो वो होगी आपकी न्यूट्रल म्यूटेशन। डिफरेंस क्लियर हुआ? सेम अमाइनो एसिड आता है साइलेंट म्यूटेशन में, न्यूट्रल म्यूटेशन में आपका रिलेटेड आता है, एग्जैक्टली सेम नहीं आता। नेक्स्ट है मिससेंस। मिससेंस बता रहा है कि डिफरेंट अमाइनो एसिड इंसर्ट हो जाएगा। डिफरेंट अमाइनो एसिड is inserted, करेक्ट? अब नॉनसेंस में क्या है? नॉनसेंस में इंसर्शन ऑफ स्टॉप कोडोन। म्यूटेशन इस तरह से होगी कि स्टॉप कोडोन इंसर्ट हो जाएगा। तो ये जो आपने 4 म्यूटेशंस पढ़ी वो किस बेसिस पे हैं कि इफेक्ट क्या है प्रोटीन पर, उसके बेसिस पे आपके पास 4 डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशंस हैं। एक है आपके पास साइलेंट म्यूटेशन, चुप म्यूटेशन, जिसका इफेक्ट देखने को ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि चेंज होने के बाद भी, म्यूटेशन होने के बाद भी सेम अमाइनो एसिड ही आ रहा है। न्यूट्रल में क्या होगा? रिलेटेड अमाइनो एसिड आ जाएगा, चेंज आएगा लेकिन हमें वो इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। मिससेंस में डिफरेंट अमाइनो एसिड ही बदल दिया जाएगा। नॉनसेंस में स्टॉप कोडोन का इंसर्शन हो जाएगा, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस पर इफेक्ट दिखने को मिलेगा। सो ये हैं आपकी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस। ये हमने बात करी कॉज क्या था, इफेक्ट क्या था। अब हम थोड़ा लार्जर स्केल पर बात करेंगे कि अगर म्यूटेशंस होती हैं तो क्रोमोसोम में क्या देखने को मिलता है। तो हम बात करते हैं म्यूटेशंस की, तो 2 डिफरेंट टाइप्स हैं, जीनोमिक म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एब्रेशंस। म्यूटेशंस एक है आपके पास जीनोमिक म्यूटेशन, और एक है आपके पास क्रोमोसोमल एब्रेशंस।
मैं पहले बताऊं तो प्लीज़ जितने भी एग्जाम्पल्स रखे गए हैं लेक्चर में वो इसी पे बेस रखे गए हैं कि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो एटलीस्ट जो एग्जाम्पल्स मैं कवर कर रही हूँ उनको प्लीज़ याद रख लेना, उनको मत छोड़ना। तो जब हम बात कर रहे हैं म्यूटेशंस की तो वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स, जीनोमिक म्यूटेशंस एंड क्रोमोसोमल एब्रेशंस। जब हम जीनोमिक म्यूटेशंस की बात करते हैं उसमें क्या होता है, there is a change in chromosomal number, that is genomic mutation, change in chromosome number। एंड जब बात करती हूँ क्रोमोसोमल एब्रेशंस की, देयर इज अ चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। पहले एब्रेशंस का एग्जांपल बता रही हूं, वी विल टेक इट लेटर ऑन, नंबर का एग्जांपल अभी बताती हूं। सो इसका एग्जांपल है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। क्रोमोसोमल एब्रेशन का एग्जांपल है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम की अगर बात करूं तो उसमें क्या होता है, उसमें एक्स क्रोमोसोम का एक्सटेंशन होता है, मतलब एक्स क्रोमोसोम की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्या चेंज है स्ट्रक्चर में, एक्सटेंशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम में CGG साइटोसिन ग्वानिन, ग्वानिन के 54 रिपीट्स होते हैं। नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम में देयर आर 54 रिपीट्स ऑफ CGG। लेकिन जब फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है वहां पे 1500 रिपीट्स हो जाते हैं। डिसीज्ड केस में डिसीज्ड के केस में देयर आर 1500 रिपीट्स, जिसकी वजह से देयर इज अ लेंथ इंक्रीज इन योर एक्स क्रोमोसोम। तो हमने क्या एग्जाम्पल स्टडी किया, क्रोमोसोमल एब्रेशन। सबसे पहले क्रोमोसोम एब्रेशंस होते क्या हैं, देयर इज अ चेंज इन योर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, जिसका एग्जाम्पल है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में होता क्या है, आपका जो एक्स क्रोमोसोम है उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। सो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम में क्या होता है, 54 रिपीट्स होते हैं CGG के, लेकिन जब डिसीज कंडीशंस आती हैं देयर आर 1500 रिपीट्स, जिसकी वजह से एक्सटेंशंस होता है, लेंथ बढ़ जाती है। तो अब डिस्कस करना है जीनोमिक म्यूटेशन, जब क्रोमोसोम नंबर में चेंज आता है। उसके एग्जांपल्स हैं ये, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है और मेल और फीमेल दोनों में इफेक्ट करता है, देयर इज अ एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। और ये सारे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, दोबारा बोल रही हूं, वही एग्जांपल्स लिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। डाउन सिंड्रोम में देयर इज अ ट्राइसोमी, मतलब 21 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 21 जो है उसकी 3 कॉपी होंगी। एडवर्ड्स सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइसोमी, मतलब 3 कॉपी होंगी 18th क्रोमोसोम की। पिटाउ सिंड्रोम में ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13 एंड टर्नर सिंड्रोम में 1 एक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग। करेक्ट। दोबारा से, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, एडवर्ड सिंड्रोम में ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 18, पिटाउ सिंड्रोम में ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13 एंड टर्नर सिंड्रोम में मोनोसोमी, दैट इज एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होगा। सो ये इंपॉर्टेंट है। एंड इसी के साथ जो म्यूटेशंस का कॉन्सेप्ट था वो खत्म होता है। एक बार देख लेते हैं दोबारा से, म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट, साइलेंट कोई इफेक्ट नहीं है, सेम अमाइनो एसिड इंसर्ट कर रहे हैं। न्यूट्रल में रिलेटेड अमाइनो एसिड है, मिस सेंस में डिफरेंट अमाइनो एसिड है।
नॉनसेंस में होता ही है, स्टॉप कोडॉन इंसर्ट हो जाता है। जब बात करते हैं म्यूटेशंस की क्रोमोसोम लेवल पर, जब बात करते हैं तो जीनोमिक म्यूटेशंस हो सकती हैं, देयर इज अ चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, एंड क्रोमोसोम एब्रेशन, देयर इज अ चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, जिसका एग्जांपल हमने देखा फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, देयर इज अ एक्सटेंशन ऑफ और यू कैन से इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्स क्रोमोसोम। नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम में 54 रिपीट्स होते हैं CGG के, लेकिन डिसीज कंडीशन में 1500 रिपीट्स होते हैं, एज अ रिजल्ट लेंथ इंक्रीज हो जाती है। Then we have your genomic mutations. Genomic mutation, there is a change in chromosome number. Klinefelter syndrome में extra copy होती है X chromosome की. Down syndrome में there is a trisomy, 3 copies of chromosome number 21. Edwards syndrome में trisomy of chromosome number 18. पेटाउ सिंड्रोम में ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13 एंड टर्नर सिंड्रोम में मोनोसोमी, दैट इज अ डिलीशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। सो विद दिस म्यूटेशन कम्स टू एन एंड। नाउ अब बात करेंगे लिस्ट ऑफ टेबल्स की, जहां पे हम डिस्कस करेंगे पैथोजेनिक माइक्रोब्स। मैंने बहुत सारी टेबल्स लगाई हैं इसी सीरीज में, जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट पैथोजेंस हैं और कौन कौन से डिसीजेज हैं वो सब उस टेबल में आपको मिल जाएंगे। एंड प्लीज शॉर्ट लिस्टेड टेबल्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, एटलीस्ट जितना दिया हुआ है वो तो करना ही है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, और जो थोड़ा सा है वो मैं मार्क करते हुए चलूंगी जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मेसिलिस की बात करें तो इट इज कॉज्ड बाय मेसिलिस वायरस। सिर्फ ये याद नहीं रखना कि किससे कॉज हो रहा है, आपको एजेंट भी याद रखना है कि अगर मेसिलिस की बात की जाए तो वो वायरस से हो रहा है, बैक्टीरिया से हो रहा है, फंगी से हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। रूबेला, इट इज कॉज्ड बाय रूबेला वायरस, एंड आपको ये इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, उसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर बात की जाए तो मेसिलिस और रूबेला। प्लीज एजेंट्स भी याद रखना, वायरल एजेंट है, बैक्टीरियल एजेंट है, क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इन द सीरीज इज स्मॉलपॉक्स, दिस इज कॉज्ड बाय स्मॉलपॉक्स वायरस, मंकी पॉक्स, चिकन पॉक्स एंड herpes. herpes simplex virus type 1, chicken pox, Varicella zoster virus, important, monkey pox virus, smallpox virus. Next in the series, conjunctivitis, it is caused by Haemophilus influenza and okay. Next in the series, tetanus, it is caused by Clostridium tetani, botulism, Clostridium botulinum, and rabies, very important, Lassa virus including rabies virus, दोनों पता होने चाहिए, and African trypanosomas. And this disease, Creutzfeldt-Jakob disease, it is important, it is caused by prion, so it is also important. All the important ones are marked, and leprosy, Mycobacterium leprae. Next, chikungunya fever, chikungunya virus, malaria, Plasmodium species, leishmania by leishmania species, and next is yellow fever, flavivirus, dengue, flavivirus. Now, epiglottis by Haemophilus influenza and diphtheria, Corynebacterium diphtheric, common cold, rhinovirus or coronavirus. Please. नेक्स्ट, न्यूमोकोकल निमोनिया, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया से होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा निमोनिया बाय हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एंड मोर क्यू फीवर, कॉक्सिला बर्टूनी. नेक्स्ट वी हैव ट्यूबरक्लोसिस, पर्टूसिस एंड बैक्टीरियल निमोनिया एंड इन्फ्लुएंजा. दैट्स इट. फ्रॉम दिस टेबल यू नीड टू रिमेंबर पर्टूसिस, वूपिंग कफ, वेरी इंपॉर्टेंट, हर लाइफ साइंसेज के एग्जाम में वूपिंग कफ पूछा जाता है. Bordetella pertussis, tuberculosis by Mycobacterium tuberculosis, इन्फ्लुएंजा वायरस से. हेपेटाइटिस के सारे हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D. हेपेटाइटिस A पिकोरना विरिडे, हेपेटाइटिस B हेपर्नाविरिडे, हेपेटाइटिस C by फ्लेविविरिडे, हेपेटाइटिस D डेल्टा विरिडे, हेपेटाइटिस E by
कैलिसिरविरिडे, करेक्ट. मम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मम्स वायरस, viral gastroenteritis, rotavirus, and rotavirus is important. Next in the series, gonorrhea, syphilis and genital herpes. So all the tables of pathogenic microbes have been put in this lecture and most important ones are marked. जितनी भी टेबल है वो है तो इंपॉर्टेंट ही, अब उनमें से और भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो मार्क कर दिए गए हैं. अब देखते हैं डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस. सबसे पहले, द नंबर ऑफ बार बॉडीज प्रेजेंट इन अ सोमेटिक सेल ऑफ अ वुमन सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम. पहली बात तो बार बॉडी का फॉर्मूला क्या होता है? बार बॉडी का फॉर्मूला होता है बार बॉडीज, नंबर ऑफ बार बॉडीज लिख लो. नंबर ऑफ बार बॉडीज इक्वल होती हैं नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1. जितने भी एक्स क्रोमोसोम हैं उसमें से 1 माइनस करोगे, नंबर ऑफ बार बॉडीज आ जाएंगी. अब आओ टर्नर्स डिसीज पर. हाँ जी, टर्नर्स डिसीज में क्या है? मोनोसोमी, एक एक्स क्रोमोसोम होता है. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे. तो अगर टर्नर्स डिसीज है तो सबसे पहले नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने हैं? 1. नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने हो गए? 1. तो बार बॉडी कितनी हो गई? 1 - 1 = 0. तो अगर टर्नर्स डिसीज है उस केस में नंबर ऑफ बार बॉडीज इक्वल होगा 0 के. फॉर्मूला याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है. नंबर ऑफ बार बॉडीज इक्वल होता है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1 के. नेक्स्ट, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज कॉज्ड बाय 5-ब्रोमोयूरेसिल. 5-ब्रोमोयूरेसिल क्या है? बेस एनालॉग है. नेक्स्ट, एक्रिडिन. ग्लूटाथियोन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है आपकी बॉडी में जो प्रेजेंट है. हाइपोजेंथिन क्या है? डीएमिनेशन से होता है. तो अगर आप देखो 5-ब्रोमोयूरेसिल को देखो या फिर आप हाइपोजेंथिन को देखो तो ये क्या करने वाले हैं? एक्चुअली आपके बेस को चेंज करने ही होने वाले हैं ना, पॉइंट म्यूटेशन ही तो कॉज करेंगे. 5-ब्रोमोयूरेसिल जाके लग जाएगा दूसरी जगह पर, हाइपोजेंथिन एडेनिन की जगह पे आ जाएगा. तो ये दोनों तो नहीं कर सकते. ग्लूटाथायोन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, तो इट इज नॉट कॉजिंग म्यूटेशन. सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज एक्रिडिन. So frame shift mutation is caused by acridin. Next is a man having a dominant genetic trait TT genotype can taste phenyl thiocarbamide marries a woman who cannot taste PTC. That PTC tasting ability of their biological son. उन्होंने क्या बोला? dominant trait जो है TT उसमें टेस्ट होता है एंड मैरी कर रहा है वुमेन से जिसको टेस्ट नहीं होता. दैट मीन्स उसका केस क्या होगा? रिसेसिव होगा. तो इनके बायोलॉजिकल सन और डॉटर में क्या केस आएगा? यहां से आपको सिर्फ एक गैमीट मिलेगा एंड यहां से भी आपको एक ही गैमीट मिलेगा. तो जब ये कॉम्बिनेशन डिराइव होगा तो कैपिटल टी आ रहा है, डोमिनेंट ट्रेट आ रहा है, तो सन हो या डॉटर दोनों टेस्ट कर सकते हैं आपके पीटीसी को. फिनाइल थायोकार्बामाइड को बोथ आर टेस्टेड, सन एंड डॉटर. क्योंकि मैरिज किसके बीच में हो रही है? एक डोमिनेंट ट्रेट टीटी के साथ हो रही है विद अ रिसेसिव ट्रेट स्मॉल टी. तो जब आपने कॉम्बिनेशंस बनाए सो द डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस हो रहा है. एज अ रिजल्ट आपको डोमिनेंट फिनोटाइप देखने को मिलेगा. दोनों टेस्टर्स होंगे. ओके, सो ये सीरीज है कि कौन से एंजाइम, फॉर एग्जाम्पल वॉन गिरके डिसीज में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम डेफिशिएंट होता है. पॉम्पे के केस में लाइसोसोमल ग्लाइकोसिडेज एब्सेंट होता है. फॉरबीज और कोरी के केस में डी ब्रांचर एंजाइम. एडरसन के केस में ब्रांचर एंजाइम एब्सेंट होता है. मैकार्डे के केस में मसल फॉस्फोराइलेज एब्सेंट होता है. हर्स के केस में लिवर फॉस्फोराइलेज एब्सेंट होता है. टेरॉय के केस में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एब्सेंट होता है. और ये टेबल इसलिए क्योंकि ये आपके
डिसीजेस को डिफाइन कर रही है, मेटाबॉलिक डिसीजेस के लिए लगाई गई है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में इसका कंटिन्यूएशन होगा, अभी मेटाबॉलिक डिसीजेस बचे हैं जो कवर करने हैं। सो ये है, आप जब तक नेक्स्ट लेक्चर तक आप इतनों को याद कीजिए ताकि आप नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर हो पाए। सो इसलिए शॉर्ट में कुछ लगाए गए हैं ताकि आप इनको याद कर पाए, एंड प्लीज रिमेंबर ये इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वी हैव हाउ मेनी पेयर ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम आर देयर इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। वेरी इजी क्वेश्चन, कितने होंगे? 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स वी हैव। नेक्स्ट इन द सीरीज, ओके, डेफिशिएंट विटामिन्स एंड देयर डिसीजेस। बेरी बेरी किसकी वजह से होता है? बेरी बेरी होता है इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ थायमीन। स्कर्वी होता है इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। मुझे आदत ये है कि मैं जब मैच द फॉलोइंग करती हूँ तो पहले मैं 2-3 ऑप्शन देखती हूँ, बस 2 या 3 देखती हूँ ताकि मैं शॉर्ट लिस्ट कर पाऊँ। एंड अगर आ गया आंसर तो बहुत अच्छी बात है, यू कैन सेव योर टाइम, अदरवाइज यू कैन हैव अ बेटर वे टू आंसर द क्वेश्चन। तो यही है, टाइम बचाओ, 2 ऑप्शंस मैच करके ऑप्शंस पे आ जाओ, फाइनल ऑप्शंस पे देखो जो मैच हो जाए करेक्ट। बी, सो वी हैव पी, पी के लिए 3, पी के लिए 3, 2 ऑप्शन है ए और सी, दैट मीन्स बी और डी को काट दे। उसके बाद स्कर्वी, क्यू के लिए हमारे पास है 1, तो ये हमारे पास ए गया, द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो मैंने 2 करके भी टाइम बचाया और अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। बर्थ डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय फॉलिक एसिड, नाइट ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए दैट इज रेटिनोल। इसी के साथ एक और टेबल है, विटामिन एंड द डेफिशिएंसी डिसीज। विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, रेटिनॉल की डेफिशिएंसी होती है तो इट कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। B1 थायमीन की अगर डेफिशिएंसी होती है इट कॉजेज बेरी-बेरी। B2 इट कॉजेज रिटार्डेड ग्रोथ और बैड स्किन। B12 एनीमिया। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी। विटामिन डी रिकेट्स। विटामिन के एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी। दिस इज इंपॉर्टेंट। मिनरल्स, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, यू कैन सी ब्रिटल बोन्स और एक्सेसिव ब्लीडिंग। फॉस्फोरस बैड टीथ एंड बोन्स। आयरन एनीमिया। आयोडीन गॉइटर। कॉपर लो एपेटाइट। इंपॉर्टेंट इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लेक्चर्स को कंसाइज किया गया है ताकि आपको हर एक लेक्चर से बेनिफिट हो, आपको सब इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में आसानी हो, आपको ढूंढना ना पड़े। तो प्लीज रिवाइज योर कॉन्सेप्ट वेरी नाइसली। नेक्स्ट इन द सीरीज वी हैव ओके एंजाइम्स और उनके सबस्ट्रेट। सबसे पहले अमाइलेज, वेरी इजी, स्टार्च पे एक्ट करता है। पेप्सिन ऑन प्रोटीन। देख लें ऑप्शंस, पी के लिए 4, ए ऑप्शन डिलीटेड, सी ऑप्शन डिलीटेड। पेप्सिन के लिए सॉरी क्यू के लिए 1, क्यू के लिए 1 वी हैव इन ऑप्शन नंबर बी। डी डिलीटेड, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Lipase acts on your fat, ribosome acts on your RNA. Next question, diseases and their reasons. So syphilis is caused by Treponema pallidum. Bacillary dysentery is caused by Shigella dysentery. एक चीज याद रखना, जब क्वेश्चन कर रहे हो ना, कभी कभी ना कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो आप रिलेट कर सकते हो आंसर में। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो बेसिलरी डायसेंट्री, देखो शिजेला डायसेंट्री आपको दिया हुआ है, आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये डायसेंट्री कॉज कर रहा होगा। इतना तो कंफर्म कर सकते हो ना कि क्यू का जो है फर्स्ट है। फिर आओ ऑप्शंस में, क्यू का फर्स्ट है इसलिए ऑप्शन नंबर बी और सी गए करेक्ट। व्यूपिंग कफ मैंने आपको पहले बोला, आपको याद होना चाहिए, दैट इज बॉर्डेला पर्ट्यूसिस, दैट इज S2. So ये हुआ करेक्ट ऑप्शन एंड दिस इज रिलेटेड। गैस गैंग्रे इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम परफिंजिस। इस लेक्चर में आपको सभी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस देखेंगे जो लास्ट 5 इयर्स में कवर किए गए हैं। सो सिफिलिस इज कॉज्ड बाय योर ट्रेपोनोमा पैलेडियम एंड फॉर योर हेल्प एज वी से वी हैव डिफरेंट सीरीज ऑफ टेबल्स। प्लीज याद रख लेना, इट्स इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन सा डिसीज होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस।
वायरस से वी हैव योर इन्फ्लुएंजा, मैच कर ले. P से सेकेंड, C and D कट, Q से थर्ड, ऑप्शन नंबर B is correct, A is incorrect. Bacteria causes your tuberculosis, virus is caused by influenza, protozoa causes malaria, and autoantibodies, this is a autoimmune disease. Autoimmune disease क्या है? Your body starts killing the cells. So autoimmune disease is myasthenia gravis. So this is all about this lecture. सभी tables important हैं and इसी lecture में आपको सब कुछ मिल जाएगा, different pathogens और diseases, vitamins and their deficiency and metabolic enzymes and their deficient enzymes. तो वो भी important है, जितने provide किए गए हैं एटलीस्ट उन्हें learn कीजिए ताकि next वाले lecture के लिए आप different learn कर पाएँ. So thank you very much.